नमस्कार, आप सभी का CEC लाइव लेक्चर्स में स्वागत है। अब जो हम एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये लेक्चर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एम्बिग्युइटीज़, बहुत प्रकार की अस्पष्टता स्टूडेंट्स के माइंड में दिखाई देती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बहुत एग्जैक्ट क्लैरिटी, थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल, लॉजिकल क्लैरिटी नहीं होती। इसलिए इस चैप्टर्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह आपके BA प्रोग्राम में एक डिबेट का पार्ट है। डज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस? क्या संरक्षण मूलक भेदभाव न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है या क्या संरक्षण मूलक भेदभाव न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है? इस पर आज हम लोग गौर करना चाहेंगे। देखिए, जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, संरक्षण मूलक भेदभाव, आज इस लेक्चर में आप लोग 3-4 शब्दावली पे बहुत ध्यान दीजिएगा। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, एफर्मेटिव एक्शन, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंस प्रिंसिपल, ये शब्द बार बार घूम के आएंगे। मैं दोबारा बोल देता हूँ हिंदी में एक बार। संरक्षण मूलक भेदभाव, सकारात्मक कार्यवाही, भेद मूलक न्याय और विपरीत भेदभाव। ये शब्दावलियों, ये शब्द वर्ड्स थोड़े अलग अलग हैं पर इनका अर्थ कहीं ना कहीं एक जैसा है। देखिए, जो संरक्षण मूलक भेदभाव है, इसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं और ये मुद्दा समानता के सिद्धांत के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। देखिए, जब हम समाज में समान सामाजिक अधिकारों की मांग करते हैं तो उससे हमारा अभिप्राय होता है कि समाज में जो विशेष वर्ग है, यदि उनके परंपरागत विशेष अधिकारों को, उनके ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस को समाप्त कर दिया जाए। किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, किसी भी आधार पर कोई विशेष अधिकार ना दिया जाए और वंचित वर्गों को अन्य वर्गों के समान ही अपनी योग्यता और परिश्रम के बल पर आवश्यक संपदा, सामाजिक संपदा, आर्थिक संपदा, सम्मान और शक्ति प्राप्त करने का भी उचित अवसर दिया जाए। देखिए, इसी प्रकार सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए जब अन्य वर्गों के साथ कुछ तालमेल स्थापित किया जाता है, सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जाती है, तो उसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, संरक्षण मूलक भेदभाव कहा जाता है। दोबारा से सुनिएगा। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए जब बाकी कम्युनिटीज के साथ एक तालमेल स्थापित किया जा सकता है या तालमेल स्थापित किया जाता है या कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की कोशिश की जाती है, तो उसे ही संरक्षण मूलक भेदभाव यानी प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। और ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का जो मुद्दा है, ये समानता के सिद्धांत के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। देखिए, समानता का सिद्धांत अपने आप में एक डायनामिक थ्योरी है, गतिशील सिद्धांत है, क्योंकि प्रचलित भेदभाव को, जो भी समाज में डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंसेस है, उसको मिटाने के लिए सभी लोगों को एक जैसा सम्मान और अवसर, इक्वल डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़रूरी है। और जब हम समान सामाजिक अधिकारों की बात करते हैं तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर या किसी भी अन्य इररिलेवेंट बेसिस पर कोई खास विशेष अधिकार प्राप्त ना हो। और जो डिप्राइव सेक्शंस हैं उनको भी अन्य सेक्शंस की तरह ही अपनी योग्यता और परिश्रम के बल पर अपनी संपदा, सम्मान और शक्ति को प्राप्त करने का उचित मौका दिया जाए। किसी भी व्यक्ति को लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा, रंग या और किसी इररिलेवेंट बेसिस पर उन्नति के अवसरों से वंचित ना किया जाए, क्योंकि इनमें से कोई भी तत्व भेदभाव का तर्कसंगत आधार प्रस्तुत नहीं करता। देखिए, समानता का अर्थ, समानता के अर्थ को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा इल्यूजन और अस्पष्टता देखने को मिलती है। हमेशा याद रखिएगा, समानता का मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए। देखिए, जनरल सेंस में ये बात ठीक दिखती है कि सभी लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव, एक जैसा व्यवहार होना चाहिए इन जनरल सेंस, बट इन अ पर्टिकुलर समानता का सही अर्थ होता है इक्वालिटी वुड इम्प्लाई that equals ought to be treated alike in the respect in which they are really equals. एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना वास्तव में समानता है। एक उदाहरण देके आपको बताता हूँ। देखिए, लड़कियों की
दौड़ प्रतियोगिता रेस कंपटीशन लड़कों के साथ नहीं कराई जा सकती। हाँ, लड़कियों की रेस लड़कियों के साथ कराई जा सकती है, लड़कों की रेस लड़कों के साथ कराई जा सकती है। ये वास्तव में सही अर्थ में समानता है। ठीक इसी प्रकार से आपने देखा होगा जब रेसलिंग का कंपटीशन होता है नेशनल लेवल पे या ओलंपिक लेवल पर, उसमें भी एक वेट कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का मेल के साथ ही कंपटीशन कराया जाता है। और ठीक इसी प्रकार एक फीमेल खिलाड़ी का एक महिला खिलाड़ी की प्रतिस्पर्धा एक महिला खिलाड़ी के साथ एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में कराई जाती है। तो देखिए, आप समानता का साधारण अर्थ ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, जो कि वास्तव में नकारात्मक समानता है। जबकि सकारात्मक समानता का मतलब है कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। और देखिए, समानता के सिद्धांत के हमें कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं। हमेशा इस चीज़ को माइंड में रखिएगा जब भी आप इक्वालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला, कि किसी भी व्यक्ति को वंश, लिंग, जन्म स्थान या राजनीतिक पद या धन के आधार पर कोई भी ऐसा विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे लोग वंचित हो, यानी लोगों के बीच में सामाजिक न्याय हो और सामाजिक समानता हो। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है समानता की। दूसरी, सभी व्यक्तियों को अपने सेल्फ डेवलपमेंट का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। एवरीबडी शुड गेट अ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर देयर डेवलपमेंट। ये भी होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, समानता का सिद्धांत, देखिए, विशेष सुविधाओं का विरोध अवश्य करता है, परंतु इसका मतलब ये मत लगाइएगा कि किसी भी व्यक्ति या वर्ग के लिए कोई विशेष सुविधा जुटाई ही ना जाए। It is against privileges, but it does not mean that some facilities should not be given to the weaker section. देखिए, आज एमसीडी के स्कूलों में बहुत गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील की योजना है। उन बच्चों के लिए फ्री स्कॉलरशिप्स हैं। उन बच्चों को गवर्नमेंट बुक्स भी प्रोवाइड करती है बहुत जगह पे। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं उन बच्चों के लिए। लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन जो एमसीडी के स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से छोटे बच्चों को मिड डे मील भी दिया जाता है, उनको बुक्स भी दी जाती है, उनको और कई तरह की स्कॉलरशिप प्रोविजंस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। देखिए, समानता का अर्थ ये बिल्कुल मत लगाइएगा। फिर मैं अपने आर्गूमेंट को आगे लेके जाता हूँ। एक, समानता का मतलब ये बिल्कुल मत लगाइएगा कि सभी के साथ बिल्कुल एक जैसा, वर्ड टू वर्ड, अक्षरशः एक जैसा बिहेवियर किया जाए। समानता का सही अर्थ होता है एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। और समानता का सिद्धांत निष्पक्षता पर बल देता है और ये मानकर चलता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मविकास के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। सभी को पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। और समानता का अर्थ है कि मानवीय प्रतिष्ठा पर अधिकारों की दृष्टि से, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, एवरी इंडिविजुअल हैज एन इक्वल राइट। On the basis of this argument, we can identify some basic features of equality. सबसे पहला जो अभी हमने जिक्र किया कि समानता पर किसी भी व्यक्ति का जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर आधिपत्य नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को अपने आत्मविकास का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। इसी बात को लॉस्की ने भी, हैरोल्ड लॉस्की का भी कहना था कि लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी की जानी चाहिए और सभी लोगों को शिक्षा की सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा का नुकसान ना हो। और समानता का सिद्धांत देखिए विशेष सुविधाओं का विरोध करता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, वर्ग के लिए, समुदाय के लिए कोई विशेष सुविधा ही नहीं जुटाई जाए। देखिए, यदि सरकार दिव्यांगों के लिए कुछ खास तरह के स्कूल स्थापित करती है और उनकी शिक्षा पर जो खर्च किया जाता है वो एक आम बच्चे की शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च से ज़्यादा होता है। इसी प्रकार सरकार वृद्धाश्रमों की भी देखरेख करती है और सरकार जो ऑर्फन चिल्ड्रन है, जो ऑर्फन हाउस है, उन बच्चों की देखरेख की जिम्मेवारी भी उठाती है, क्योंकि ये सरकार का मानना है और ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का कि जो हाशिए पर बैठा व्यक्ति है उसको भी समाज के विकास में मुख्य भूमिका में आने का मौका दिया जाए। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे लोगों का भी ध्यान रखें। देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिबेट की तरफ, जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वर्सेस द थ्योरी ऑफ इम्पार्शियलिटी, या इसको यूँ कहिए, डज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वॉयलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। क्या संरक्षण मूलक भेदभाव न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है? देखिए, समानता के जो समर्थक है वो अक्सर ये सुझाव देते हैं कि जब कभी भी सामाजिक सुविधाओं का, अवसरों का बंटवारा हो
तो उस बंटवारे को करते वक्त योग्यता के अनुसार आवंटन के साथ साथ जो समाज में असंतुलन पैदा हो गया है, उस असंतुलन को संतुलित करने के लिए जहां तक पॉसिबल हो सके आवश्यकता के अनुसार आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू मेरिट एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड को भी अपनाया जाना चाहिए। देखिए, एक औसत बच्चे की शिक्षा पर जो खर्च किया जाता है उससे कहीं ज़्यादा खर्च एक दिव्यांग स्कूलों पर होता है, ऑर्फन चिल्ड्रंस पर होता है। देखिए, समानता के समर्थक का ये जो मैंने अभी आर्गुमेंट किया कि डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू मेरिट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इससे समाज में संपत्ति को लेके, सम्मान को लेके और शक्ति को लेके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप होगा, जो समानता के सिद्धांत के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी समता मूलक वितरण के संदर्भ में कुछ और तथ्य भी सामने आते हैं, जैसे समाज का जो वर्ग शताब्दियों से दमन और शोषण का शिकार रहा है, वे मुक्त प्रतिस्पर्धा में बहुत ही एडवांस लोगों के साथ मुकाबला करने में कैपेबल नहीं होंगे। इन लोगों को समाज के दुर्लभ संसाधनों में से उनका उचित हिस्सा दिलाने के लिए कुछ न कुछ विशेष व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है। और भारतीय समाज के बड़े हिस्से को कई शताब्दियों से केवल जन्म के आधार पर ही, यानी जाति के आधार पर उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित किया गया, उच्च व्यवसाय के मौकों से वंचित किया गया और सामाजिक प्रतिष्ठा के अवसरों से भी वंचित किया गया। आप लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एनानिलेशन ऑफ कास्ट अवश्य पढ़िएगा। उसको पढ़ के आपको उस समय किस प्रकार की सामाजिक विषमताएं मौजूद थी उसका आभास स्पष्ट रूप से हो जाएगा। इसके साथ ही बहुत पिछड़ी जातियां और पिछड़े वर्ग आज अस्तित्व में आ गए हैं। देखिए, 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में और मध्य में जब नई सामाजिक चेतना का उदय हो रहा था भारत में और कई समाज सुधारकों ने इस व्यवस्था में, यानी हमारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक अन्याय के प्रति भी गहरी चिंता प्रकट की थी, जिसके उपरांत भारत की आज़ादी के पश्चात सोशल हार्मनी को, यानी सामाजिक सद्भावना या सामाजिक समरसता को आवश्यक समझा गया और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कुछ विशेष व्यवस्था भी सरकार को करनी पड़ी, और ताकि ये लोग राष्ट्रीय जीवन में एक अपनी उपयुक्त भूमिका निभा सके। देखिए, इसका मतलब ये नहीं था कि इन वर्गों को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि संस्थाओं, सरकारी नौकरियों और शिक्षा के महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में उपयुक्त प्रतिनिधित्व। इसका मतलब यही था कि इन सभी वर्गों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन के सेक्टर्स में उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। आप सभी को ज्ञात होगा, देखिए, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गर्ल स्टूडेंट्स को 1% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिसका कारण सकारात्मक समानता है, एफर्मेटिव एक्शन है, संरक्षण मूलक भेदभाव है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। अर्थात तर्क संगत आधार पर स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सहभागिता को बढ़ाने के लिए ये सरकार द्वारा किया गया एक एफर्मेटिव एक्शन है और इसी को प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की नीति भी कहा जाता है। मैंने क्लास में भी कई बार डिबेट डिस्कशन किया कि जो गर्ल्स को 1% का रिलैक्सेशन दिया गया है, क्या ये समानता के खिलाफ है या समानता के साथ है? तो बहुत सारे बच्चों ने बोला नहीं सर, ये समानता के खिलाफ है। देखिए, वास्तव में यदि आप स्त्रियों की शिक्षा का अनुपात भारत में देखें तो आज भी वो बहुत बेहतर नहीं है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या भी बहुत लंबे समय तक बहुत कम रही है पुरुषों के मुकाबले। उनका शिक्षा का स्तर बहुत कम रहा है। हिंसा के आंकड़ों पे यदि आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पे नज़र डालें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आज भी स्त्रियां एक हाशिए की स्थिति पर है, दोयम दर्जे की स्थिति पर है। इसलिए महिलाओं का शिक्षा में प्रतिशत बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया ये जो 1% रिलैक्सेशन है, बेसिकली ये एक एफर्मेटिव एक्शन का ही एग्जाम्पल है। देखिए, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि जब कभी भी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जब अन्य क्लासेस के साथ एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की कोशिश की जाती है तो उसे ही प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। देखिए, भारत में हम लोग प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं
वहीं अमेरिका में एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्यवाही का इस्तेमाल किया जाता है। और ये दोनों एक ही तर्क पर आधारित है, क्योंकि इन दोनों के अंतर्गत वंचित वर्गों को समुचित और उचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाती है। और इसी प्रयास को कभी कभी कुछ लोग रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी विपरीत भेदभाव का नाम दे देते हैं। वो ये दलील देते हैं कि देखिए, अतीत में यदि इनके साथ अत्याचार और अन्याय हुआ है तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं, उस वक्त के लोग जिम्मेवार हैं, उस वक्त की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जिम्मेवार है। और आप उस चीज को आज ठीक करने के लिए एक तरीके से दोबारा से एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, एक विपरीत भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये लॉजिक सही नहीं है। देखिए, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं इस डिबेट को आगे लेके। देखिए, समाज से अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में अश्वेत जाति और स्त्रियों को बहुत सारी नौकरियों और शिक्षा के पाठ्यक्रमों में, मेडिकल और लॉ में एंट्रेंस के समय प्रेफरेंस दिया जाता है। वहीं वंचित वर्गों की पहचान करके उनके हितों में जो विशेष कार्यवाही की जाती है उसे ही हम लोग एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। देखिए, भारत में प्रचलित संरक्षण मूलक भेदभाव और अमेरिका में प्रचलित सकारात्मक कार्यवाही एक ही तर्क पर आधारित है। देखिए, जब सरकारी नौकरियों में, उच्च शिक्षा के अवसरों में, आवास की सुविधाओं में इत्यादि में विभिन्न पिछड़े वर्गों के लिए जब कुछ स्थान आरक्षित कर दिए जाते हैं और उन्हें आवश्यक योग्यताओं को पूरा करना होता है, कुछ आयु सीमा में छूट दी जाती है। और इसी प्रकार दूसरी तरफ सामान्य श्रेणी के प्रतियोगियों को एक शिकायत हो जाती है कि वे अधिक योग्य हैं, वे अधिक योग्य होते हुए भी ऐसे दुर्लभ अवसरों से वंचित हो जाते हैं, जबकि आरक्षित श्रेणी में उनसे कम योग्यता पाने वाले लोगों का भी सिलेक्शन हो जाता है। देखिए, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के विरोधी ये तर्क देते हैं कि यदि समानता का अर्थ भेदभाव का निराकरण है तो समानता के नाम पर पुराने भेदभाव को उल्टी दिशा में मोड़ देना का क्या औचित्य है। और आज के वंचित वर्गों के साथ यदि अतीत में कोई अमानवीय भेदभाव बरता गया है तो क्या उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अब उसी तरह के अतार्किक आधार अन्य समूहों के साथ भेदभाव किया जाना उचित होगा। देखिए, यहाँ पर यह बताना बहुत आवश्यक है कि भारत में रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा इतने ऊंचे स्वरों से नहीं उठाया जाता जैसा कि अमेरिका में उठाया जाता है। वंचित वर्गों के हितों में प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन और एफर्मेटिव एक्शन के पक्ष में बहुत सारी दलीलें जाती हैं। इन दलीलों पर गौर कीजिएगा। एक पहली दलील ये दी जाती है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के फेवर में कि देखिए, आज के वंचित वर्गों के साथ अतीत में जो भी इनह्यूमन और इलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन बरता गया वह उनकी वर्तमान दुर्दशा के लिए उत्तरदायी है। याद कीजिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर को क्लास के अंदर बैठने का अधिकार नहीं था, क्लास के बाहर बैठ के, और वो भी बाकी सारे बच्चों से बाहर बैठ के उनको पढ़ाई करने पे मजबूर किया जाता था। और भी कई तरह के अत्याचार थे जिस पे हम लोग 13 अप्रैल पे चर्चा करेंगे। इसलिए इनका मानना था कि देखिए, वो लोग जिनका इतिहास में बहुत शोषण हुआ है, इलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, आज उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने की, उनको भी प्रतिनिधित्व देने की बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए क्षतिपूरक न्याय की दृष्टि से उचित प्रबंध किए जाने बहुत आवश्यक है। कुछ लोग ये भी आर्गुमेंट देते हैं यदि पिछड़े वर्गों को उन्नत वर्गों के साथ मुक्त प्रतिस्पर्धा का सामना करने को कहा जाए तो उच्च पदों पर इनके चयन की जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत नगण्य होगा। देखिए, इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, अगर इसको मेरी बातों को पूरा वर्ड टू वर्ड मत लीजिएगा, आज भी अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, जो एमसीडी स्कूल के बच्चे हैं, उनके बच्चों का कंपटीशन यदि आप प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ कराने लगेंगे तो शायद वो बच्चे वहाँ नहीं टिक पाएंगे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि सरकारी स्कूलों का ढांचा और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो बच्चे भी हर स्तर पर, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो या साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट के लेवल पे उन बच्चों के साथ compete कर सके। ये एक अलग पहलू होता है जिसके लिए शिक्षा में सुधार किया जाना बहुत आवश्यक है। देखिए, समाज की वर्ग संरचना को समझने में इससे कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होगा। ठीक इसके विपरीत इनके साथ वरीयता का बर्ताव होने पर, जब इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जब उच्च पदों पर इनका भी चयन होने लगेगा तो समाज का ढांचा धीरे धीरे बदलेगा। इससे ना केवल इन वर्गों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि पूरा समाज भी धीरे धीरे समानता की ओर बढ़ेगा। तीसरा आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, समाज में उन्नति के अवसर इतने रेयर हैं, इतने दुर्लभ हैं
कि इनका आवंटन करते समय योग्यता के साथ आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए वंचित वर्गों की जो आवश्यकता है वो इतनी प्रबल है कि इस वर्ग के सदस्यों को आवश्यक योग्यता के आधार पर कुछ अंकों में भी छूट दी जाती है, बट वो बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। पिछड़े वर्गों के परिवार के एक सदस्य को यदि उन्नति का अवसर मिलता है तो पूरे परिवार को एक अच्छी शिक्षा, अच्छा रहन सहन का स्तर, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में हेल्प होता है और इससे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को भी बल मिलता है। देखिए 1992 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्णय दिया था जिसमें इन्होंने अदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन का लाभ देते वक्त कहा था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को प्रतिनिधित्व देते वक्त जो क्रीमी लेयर है उनको हटाया जाना बहुत आवश्यक है। और देखिए यह कंडीशन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के उम्मीदवारों पर लागू नहीं होती, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि इन वर्गों के साथ, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट के साथ जो सामाजिक भेदभाव बरता गया या यदा कदा जो बरता जाता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आज भी देखने को मिलता है कि राजस्थान के बहुत से इलाकों में पुलिस की सिक्योरिटी में दूल्हे को अपना घुड़चड़ी निकालना पड़ता है और ये सब जाति के आधार पर ही होता है, ना कि आर्थिक आधार पर। और भारत में सन 2019 में भारत की सरकार ने संविधान संशोधन प्रस्तुत किया था, 124वां संविधान संशोधन 2019, और इसके माध्यम से सरकार ने 10% एक अतिरिक्त कोटा, एडिशनल कोटा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते थे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते थे, उनके लिए भी एक सब कैटेगरी बना दी है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है और जो किसी भी रिजर्व कैटेगरी जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी से संबंधित नहीं है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास और मोस्ट इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की परिभाषा याद रखिएगा, अलग अलग राज्यों के साथ साथ अलग अलग संस्थाओं में भी अलग अलग कभी कभी दिखाई देती है। देखिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन और एफर्मेटिव एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में प्रोफेसर डेविड बेंजामिन ओपेनहाइमर का कहना था कि सकारात्मक कार्यवाही का इम्प्लीमेंटेशन, वी कैन आइडेंटिफाई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफर्मेटिव एक्शन थ्रू द 5 एक्शंस। 5 तरह की प्रक्रियाओं के माध्यम से हम सकारात्मक कार्यवाही का क्रियान्वयन देख सकते हैं। फर्स्ट, थ्रू द कोटा माध्यम से कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया जाए। दूसरा, प्राथमिकताओं के माध्यम से सेट सम प्रेफरेंसेस या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, सेल्फ स्टडी के थ्रू, स्व अध्ययन के थ्रू। चौथा, आउटरीच प्रोग्राम और एडवाइस के थ्रू, कुछ आउटरीच प्रोग्राम्स और परामर्श कार्यक्रमों के माध्यम से। और अंत में भेदभाव विरोधी प्रावधानों के माध्यम से सकारात्मक कार्यवाही को लागू किया जाता है। और देखिए प्रोफेसर बेंजामिन ओपेनहाइमर ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसको हम 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं, जिसे हार्ड एफर्मेटिव एक्शन भी देखा जा सकता है और उसमें सॉफ्ट एफर्मेटिव एक्शन भी देखा जा सकता है, यानी कठिन सकारात्मक कार्यवाही और नरम सकारात्मक कार्यवाही। देखिए भारत में सकारात्मक कार्यवाही के वर्गीकरण को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अशोकाचार्य, उन्होंने एक बुक लिखी है पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर राजीव भार्गव सर के साथ, और उन्होंने सकारात्मक कार्यवाही के 3 आधारों को या सकारात्मक कार्यवाहियों को 3 आधारों पर परिभाषित करने की कोशिश की है। नंबर 1, आरक्षण की नीति के माध्यम से थ्रू द रिजर्वेशन पॉलिसी। दूसरा, विशेष सहयोग के माध्यम से थ्रू स्पेशल असिस्टेंस। एंड तीसरा, सुरक्षा की नीति के माध्यम से थ्रू द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी। देखिए आरक्षण की नीति का मतलब होता है कि राजनीति और सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में वंचित समुदायों को प्रतिनिधित्व देना, और विशेष सहयोग के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं जैसे समूहों के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, जैसे इनके लिए स्कॉलरशिप की जाती है, लैंड में कुछ प्रोविज़न कर दिया जाता है, घरों के आवंटन में कर दिया जाता है, हेल्थ सर्विसेज में कुछ प्रेफरेंस कर दिए जाते हैं, कुछ कानूनी मदद का प्रावधान कर दिया जाता है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, पॉवर्टी एबोलिशन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है। देखिए सुरक्षा की दृष्टि से बंधुआ मजदूरी जैसी अनेक सामाजिक कृतियों पर आज रोक लगाई जानी बहुत आवश्यक है, और व्यक्ति को शोषण से सुरक्षा प्रदान करना बहुत आवश्यक है। और इन तीनों ही कारकों में राज्यों की जो नैतिक वचनबद्धता है वो बहुत बढ़ जाती है। देखिए निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि समानता का अभिप्राय एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना है, और यदि सरकार कोई भी ऐसी सार्वजनिक नीति का निर्माण करती है जिससे कुछ वर्गों को संरक्षण प्राप्त करते हुए विकास की मुख्य धारा में बराबरी का अधिकार मिले, और उसके लिए यदि कोई तर्कसंगत आधार होता है तो इसे स्वीकार किया जा सकता है।
कहना ये चाह रहा हूँ कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना वास्तव में समानता है। और यदि सरकार वंचित वर्गों को, उपेक्षित वर्गों को, हाशिए पर बैठे हुए वर्ग को भी मुख्य धारा में लाने के लिए कोई तर्क संगत प्रावधान, कोई लॉजिकल प्रोविजन करती है, तो वो वास्तव में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता, बल्कि वो एक एफर्मेटिव एक्शन है, वो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। और इसे ही जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर डिफरेंस प्रिंसिपल यानी भेद मूलक न्याय की संज्ञा दी थी। जॉन रॉल्स का कहना था कि भेद मूलक न्याय का मतलब है कि सरकार की ऐसी किसी भी पब्लिक पॉलिसी का सपोर्ट किया जा सकता है यदि वो पॉलिसी से, उस नीति से समाज के कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति का अधिक से अधिक भला सुनिश्चित होता हो। इफ़ दैट पॉलिसी इज़ इन द बेनिफिट फॉर द लीस्ट एडवांटेज पीपल, दैट पॉलिसी कैन बी डिस्क्राइब एज ए डिफरेंस प्रिंसिपल। और इसे ही हम लोग एफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक कार्यवाही, संरक्षण मूलक भेदभाव, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, विपरीत भेदभाव, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, या डिफरेंस प्रिंसिपल यानी भेद मूलक न्याय भी कह सकते हैं। धन्यवाद।